अच्छा, नेक्स्ट आपका कॉम्पटेंट इफेक्ट। जिस तरह हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करती है, सेम एज इट इज कॉम्पटेंट इफेक्ट भी क्या काम करता है कि ये भी एक ऐसा इफेक्ट है जो लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है कि वेव नेचर ऑफ लाइट, जो पहले हाइगन्स ने जो कंसेप्ट दिया था कि वेव फ्रंट्स में जाती है लाइट और फिर किसी भी बॉडी के साथ टकराती है, एब्जॉर्ब होती है, या फिर वहां कोई भी बॉडी अगर है एसी के चार्ज बॉडी, वो एक्सेलरेट करेगी विद सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ वाली रेडिएशन वो बॉडी फिर एमिट भी करेगी। तो यहाँ भी ऐसा ही कंसेप्ट कुछ यूज होगा कॉम्पटेंट इफेक्ट में कि हमने यूज करने हैं कोई भी एक टारगेट एलिमेंट होगा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, सपोज करो कि कार्बन रखें या ग्रेफाइट रखें, अगर इस एलोट्रॉप्स की बात करें कि लेट्स सपोज कि हमने यहां से रेडिएशन को फॉल करवाना है, ये हमारे पास आ गया रेडिएशन का सोर्स। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन हमने फॉल करवानी है और ये कोई हमारे पास टारगेटिंग मटेरियल है और ये टारगेटिंग मटेरियल कॉन्टिन्यूस में कौन सा रखा था, ग्रेफाइट का। ठीक है, ये ग्रेफाइट का टारगेटिंग मटेरियल है जिस पे हमने लाइट को फॉल करवाना है और यहां से हमने लाइट एमिट करवानी है, ये लाइट का सोर्स है। अब ये सोर्स उसने एक्स रेज का रखा क्योंकि एक्स रेज के पास एनफ एनर्जी होती है और वो इजीली मतलब किसी भी टारगेट जो एलिमेंट हो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने की एबिलिटी रखती है। ठीक है, तो यहां से एक्स रेज, लेट्स सपोज यहां हम कॉलीमेट्री यूज कर लेते हैं। कॉलीमेट्री का कांसेप्ट पता है ना, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि लाइट बीम को मतलब जो हमें चाहिए एक स्ट्रेट लाइट बीम सिर्फ आगे जाए उसी पाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्कैटर्ड नो। तो सपोज करो यहां से लाइट निकलती है, जिधर इस साइड पे भी जा रही है, साइड पे भी जा रही है, तो कॉलीमेटर इस साइड और इस साइड वाली लाइट को रोक देगा। ठीक है, ए फेज में जो रेडिएशन होगी स्ट्रेट जो जा रही होगी, फिर सेम फेज कांस्टेंट समझ लो, सेम फ्रीक्वेंसी वाली, वो रेडिएशन यहां से जाकर फॉल करती है किस पे, यहां टारगेटिंग मटेरियल पे। अब ये रेडिएशन लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी अगर हम कहते हैं कि इनकी एनर्जी है E और ये एनर्जी किसके इक्वल है, hc बाय लैम्डा, और लेट्स सपोज के ये जो वेव जा रही है इसकी वेवलेंथ है लैम्डा या लैम्डा नॉट ओरिजिनल। क्या है ये हमारे पास, लेट्स सपोज सोर्स ऑफ लाइट, यहां से रेडिएशन निकली और जो रेडिएशन जा रही है उनकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, और एनर्जी है E। ये आगे टारगेटेड मटेरियल है मेरा हाथ, यहां ये रेडिएशन जाकर स्ट्राइक करती है और यहां लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, क्या है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, लाइट चार्जेस, जो ये रेडिएशन जाकर किसी भी चार्ज के साथ स्ट्राइक करेंगी तो ये एनर्जी किसको देंगी, उस चार्ज को, जैसे ये स्ट्राइक करेंगे हिट करेंगे। लेट्स सपोज वो रेडिएशन मिली उस चार्ज को, वो चार्ज क्या करेगा, वाइब्रेट या एक्सेलरेट करेगा। अब क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जितनी एनर्जी या जितनी वेवलेंथ वाली या जितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी टारगेट पे, इतनी ही फ्रीक्वेंसी से वो टारगेट क्या करेगा, वो चार्ज वाइब्रेट करेगा। तो चार्ज की एक्सेलरेशन या वाइब्रेशन से हम कहते हैं गेन रेडिएशन इमिट होती है, तो वो रेडिएशन वो सोर्स अगेन इमिट करेगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, वही सेम होनी चाहिए ना। लेट्स सपोज के इसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। अब ये आके यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ ये रेडिएशन टकराती है और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो अगर आने वाली इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी से। जैसे हम माइक्रोवेव्स या ये जो रेडियो वेव्स या हमारी मोबाइल्स की या टीवी वगैरह की ये सारी वेव्स हम चार्ज को एक्सेलरेट करवा के निकालते हैं जो ट्रांसमीटर होती है, और जितनी फ्रीक्वेंसी से वहां चार्जेस एक्सेलरेट करती इतनी ही फ्रीक्वेंसी के आगे वेव्स भी निकलती हैं ट्रांसमीटर से। अब यहां हमने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस पे फॉल करवाई, चार्ज इतनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा तो यहां से रेडिएशन फिर निकलनी भी कितनी फ्रीक्वेंसी की चाहिए,
एफ नॉट। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो लाजमी बात है इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, लैम्डा नॉट। मीन सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ वाली रेडिएशन आगे निकलनी चाहिए। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो कैसा बनेगा, वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ अगर बनाएं तो कैसा बनना चाहिए कि जो इनिशियल मतलब फॉलिंग या इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ और जो आगे रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट है इसकी वेवलेंथ क्या है दोनों की क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेम। तो जो हमें आगे डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा इन रेडिएशन को तो कितनी वेवलेंथ पे करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ पे या एक ही वेवलेंथ पे, कि जो हमें रेडिएशन मिल रही है वो एक वेवलेंथ की मिल रही है और दैट इज लैम्डा नॉट। तो डिटेक्टर हमें ये बताएगा कि ये लैम्डा नॉट पे हमारी इंटेंसिटी आ रही है जी मैक्सिमम, कि लैम्डा नॉट वाले फोटॉन्स मिल रहे हैं हमें, सॉरी लाइट रेज मिल रही है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। बात है मेरे यहाँ तक कि क्लासिकल थ्योरी ये कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने डिटेक्टर स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया। स्पेक्ट्रोमीटर समझते ना जो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर स्पेक्ट्रम उनका बनाते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर समझ लो, लाइट डिटेक्टर हमने यूज किया, उसने डिटेक्ट किया और उसने हमें ग्राफ प्लॉट करके दिया और वो ग्राफ हमारे पास कैसा है, अमेजिंगली दो वेवलेंथ पे वो इंटेंसिटी शो कर रहा है मैक्सिमम। पीक वैल्यू कितनी वेवलेंथ पे शो कर रहा है, दो। यहां पीक वैल्यू कितनी वेवलेंथ पे आ रही है, एक पे। क्यों, क्यों क्लासिकल थ्योरी कहती है जितनी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन हम फॉल करेंगे चार्ज पे, चार्ज इतनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा और वो जो रेडिएशन निकालेगा वो भी इतनी ही फ्रीक्वेंसी की होंगी। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी दैट्स एनर्जी एंड वेवलेंथ क्या होगी सेम। तो हमें जो फिर पीक वैल्यू मिलेगी वो एक ही वेवलेंथ पे मिलेगी, कि फॉलिंग की भी वही वेवलेंथ है और आगे जो जा रही है रिफ्लेक्ट होगा उनकी भी वही वेवलेंथ है, दूसरी वेवलेंथ हमें पीक वैल्यू मिल रही है। लेकिन अमेजिंगली जो हम एक्सपेरिमेंटल देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल हम डिफरेंट एंगल्स पे देखते हैं, डिटेक्टर को डिफरेंट एंगल पे रखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स आते हैं, क्लियर है। जब हम 0 डिग्री पे देखते हैं, 0 डिग्री पे हमारे पास लेट्स सपोज कि ये सिर्फ वेवलेंथ है, तो जो हम 0 डिग्री पे ग्राफ देखते हैं तो वो हमारे पास ये आता है, एक ही पीक आती है। ये किस एंगल पे है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का क्या मतलब है, डिटेक्टर हमने एग्जैक्टली इस टारगेटिंग के साथ, मतलब जिधर वेव इंसिडेंट बीम जिस डायरेक्शन में जा रही है ना उसी डायरेक्शन में आगे हमने डिटेक्टर रखा, क्लियर। तो उस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आगे हमें कौन सी बीम मिलेगी, इंसिडेंट। क्यों, क्योंकि वो सीधी जा रही है, किसी से कोलिजन उन्होंने की ही नहीं है, क्योंकि एटम है, एटम में बहुत सारी स्पेस क्या होती है, फ्री। तो फ्री स्पेस है जो गुजर के आगे फोटॉन जा रहे हैं उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, जितनी फॉलिंग रेडिएशन के वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। तो हमें इंटेंसिटी फिर किस वेवलेंथ पे मिली, लैम्डा नॉट ही पे मिली। ये थे किस वेवलेंथ पे हमें इंटेंसिटी मिली, पीक वैल्यू लैम्डा नॉट। ये तो बात ठीक आ गई क्लासिकल। देखें ना, हमने रेडिएशन फॉल सपोज ये मेरा हाथ समझ लो एटम है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ बीच में क्या है फ्री स्पेस। यहाँ से मैंने रेडिएशन फॉल करवाई, कुछ रेडिएशन यहाँ तो टकराए, ओके, बट कुछ रेडिएशन स्पेस में से फ्री स्पेस में से सीधी गुजरेगी। एटम में ज्यादा स्पेस तो फ्री है, सीधी गुजरेगी। तो अगर मैंने फॉलिंग फोटॉन गिराए लैम्डा नॉट वाली, तो आगे जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा 0 डिग्री पे मीन इसी डायरेक्शन में, वो कितनी वेवलेंथ वाली फोटॉन होंगे, लैम्डा नॉट वाली, क्योंकि वो तो किसी से टकरा ही नहीं, वो सीधी जा रहे हैं। तो हमें फिर वही फोटॉन उन्हीं की इंटेंसिटी हाई मिलेगी जो लैम्डा नॉट वाली। तो लैम्डा नॉट में हमें क्या मिली, इंटेंसिटी हाई, पीक वैल्यू हमें लैम्डा नॉट में मिली क्योंकि यही लैम्डा नॉट वाली। लेकिन अब इससे डिफरेंट एंगल पे जब हम देखते हैं, जीरो के अलावा जब हमने 30 पे देखा तो क्या हुआ, लेट्स सपोज अब हम डिटेक्टर को यहां नहीं रखते, लाइक इसको मैं रेज कर देता हूं, यहां भी डिटेक्टर प्लेस कर देता हूं। पहले मैंने डिटेक्टर को कहां रखा, यहां 0 डिग्री पे, लाइक जो फॉलिंग फोटॉन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में। अब मैंने डिटेक्टर को कहां रखा, यहां। अब डिटेक्टर देखो ओरिजिनल पाथ रेडिएशन का ये था, इधर जानी चाहिए, लेकिन मैंने डिटेक्टर यहां रखा, कुछ एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री।
आप थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी हमारे पास कौन से फोटॉन डिटेक्टर को डिटेक्ट करनी चाहिए, कौन सी लाइट, लैम्डा नॉट। केस है वही रेडिएशन हर तरफ निकलेगी ना वेव फ्रंट की फॉर्म में, लैम्डा नॉट जितनी उनकी वेवलेंथ होगी, चाहे वो इधर डिटेक्टर रखी इधर रखी या इधर रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर तरफ लैम्डा नॉट वाले फोटॉन जा रहे और सॉरी वेव फ्रंट जा रही अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। लेकिन जब डिटेक्टर हम थीटा इज इक्वल टू 30 पे रखते हैं तो अमेजिंगली हमारे पास दो पीक्स आती हैं। दो पीक्स आने का मतलब ये कि दो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे आ रही है, लाइक दिस कि एक पीक हमारे पास ये आ रही है और दूसरी पीक हमारे पास ये आ रही है। अब इस ये वाली पीक आ रही है और ये वाली पीक आ रही है, इस साइड पे हमने लैम्डा रखा हुआ तो इट मींस ये पीक किसी और वेवलेंथ पे आ रही है और ये पीक किसी और वेवलेंथ पे आ रही है। ये पीक जो पहले वाली आ रही है ये उसी ही वेवलेंथ पे आ रही है जो जीरो पे अभी मिली, तो इसका मतलब है ये वाली इंटेंसिटी उन्हीं फोटॉन को शो कर रही है जो जीरो पे थी, और जीरो पे कौन से फोटॉन थी, इंसिडेंट पर लैम्डा नॉट, तो इसने लैम्डा नॉट वाले फोटॉन ऑब्जर्व किए। लेकिन लैम्डा नॉट से कुछ आगे हम गए और हायर वेवलेंथ आ गई, लेट्स सपोज ये लैम्डा प्राइम, तो लैम्डा प्राइम पे एक और पीक नहीं और वो ज्यादा इंटेंसिटी उसकी थी। ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ, समझ लो अगर मॉडर्न फिजिक्स में देखें ज्यादा फोटॉन वाले कौन से वेवलेंथ पोजेस कर रहे हैं, ज्यादा फोटॉन लैम्डा प्राइम, और लैम्डा प्राइम लैम्डा नॉट से क्या है ज्यादा। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ में हमने ऐसे देखा, हमने कहा मैं भी ये गलत हो सकता है किसी और एंगल पे देख ले और हम चले गए जी 90 डिग्री पे देखने, तो अगेन हमें एक वेवलेंथ तो वही मिली पीक वेव क्योंकि फालतू फोटॉन तो आधर फैली हुई ना जो खाली स्पेसेस में से निकल के गए, एक पीक वैल्यू तो हमें वही मिलेगी किस पे, कौन से लैम्डा पे, लैम्डा नॉट वाली जो फैली हुई, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि ये कम गुजरी है, बाकी मोस्टली कोलाइड कर रहे हैं। और दूसरी इंटेंसिटी हमें कहां मिली, ये लैम्डा प्राइम, लेकिन अब वाला जो लैम्डा प्राइम था वो लैम्डा नॉट से ज्यादा ग्रेटर, थीटा इज इक्वल टू 90। अब ये क्यों ग्रेटर था ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब लैम्डा प्राइम और लैम्डा नॉट के दरमियान कितना बड़ा गैप आ रहा है, यहां से यहां तक, इतनी वेवलेंथ चेंज अभी भी। लेकिन क्लासिकल तो ऐसा नहीं कहती, क्लासिकल कहती है कि सेम वेवलेंथ वाले वेव फ्रंट हर तरफ जाएंगे, लेकिन फिर ये सारे रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट क्यों आ रहे, फिर इस तरह 135 को देखते हैं तो और ज्यादा जो है ना लैम्डा नॉट और लैम्डा प्राइम में डिफरेंस आ जाते हैं वेवलेंथ। तो ये सारे रिजल्ट उस वक्त क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। फिर कॉम्पटन जो था उसने कहा कि क्लासिकल थ्योरी चूंकि फ्लॉप हो गई लिहाजा ये रिजल्ट हम सिर्फ प्लांक्स ने जो थ्योरी दी थी फोटॉन और आइंस्टाइन ने जो कॉर्पस्कुलर नेचर बताई थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते। कैसे, उसने कहा कि सपोज हम यहां से फोटॉन गिरा रहे हैं कुछ लैम्डा नॉट का, या फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ नॉट, कितनी फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, वो जाके कोलाइड करते आगे फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब एक और भी बात समझो कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ने एक्सेलरेट किया और वो एनर्जी की फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकाल दी। इलेक्ट्रॉन खुद स्कैटर्ड नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो वहां ही रहेगा, खुद मूव नहीं करेगा, स्कैटर्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो वेव है ना, वेव आकर टकराई, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी से एक्सेलरेट किया और इतनी एनर्जी रेडिएट कर दी, बात बन गई। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर्ड हो रहा है और वेव भी स्कैटर्ड होकर जा रही है, और जो स्कैटर्ड वेव है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ये स्कैटर्ड वेव जो इलेक्ट्रॉन टारगेट से कोलाइड करने के बाद जो वेव आगे हमें मिलती है ना वो लैम्डा प्राइम, और उसकी वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराए कुछ एनर्जी उसने किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ और कुछ एनर्जी उसके पास बच गई जिससे वो किसी और पाथ पे मूव कर गई। लेकिन वो एनर्जी जो जिससे आप वो मूव कर रही है वो एनर्जी खाली फोटॉन की एनर्जी से क्या है, कम।
क्योंकि फालिंग फोटॉन की एनर्जी टोटल सपोज करो कि अगर टोटल एनर्जी है 20 जूल, इस एनर्जी में से ये दे देती है 3 जूल किसको, इलेक्ट्रॉन को, बाकी बची कितनी 17 जूल आगे जो फोटॉन है रिफ्लेक्टेड उसकी एनर्जी होगी। तो इसका मतलब है अगर फॉलिंग फोटॉन की 20 थी, जो फोटॉन आगे ट्रांसमिट होकर जा रहा है उसकी 17 है, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी कम होती है ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होता है, मीन लैम्डा प्राइम ओरिजिनल वेवलेंथ से ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होगा, दैट इज लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल लैम्डा। ये कॉम्पटन शिफ्ट कहलाते हैं कि वेवलेंथ में कितनी चेंजिंग आई। ठीक है, ये पूरा फार्मूला हम ड्राइव भी कर सकते हैं, बट चूंकि आप इस लेवल में डेरिवेशन नहीं है, फाइनल रिजल्ट हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कॉम्पटन शिफ्ट प्रोड्यूस हुआ जो कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ और इसको ऑब्जर्व भी किया गया, और इसी की बेस पे फिर कॉम्पटन को नोबेल प्राइज भी मिला 1923 में, उसने ये ऑब्जर्व किया था, और 1927 में आई थिंक इसको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इसलिए चूंकि इसने भी एक तरह से लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव किया कि बाकी लाइट इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स जाती है या कॉर्पस्कल्स जाती है, और हर फोटॉन एक फिक्स्ड एनर्जी रखता है, और वो फोटॉन सपोज करो जब इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो अपार्ट ऑफ एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉन जिससे स्कैटर्ड हुआ और बाकी रिमेनिंग एनर्जी से वो स्कैटर्ड हो गया। तो अगर रिमेनिंग एनर्जी से वो स्कैटर्ड हुआ तो रिमेनिंग एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी से क्या हो गई, कम। तो इसलिए स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर है? अब अगर हम शॉर्टकट इसको इजी लैंग्वेज में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करके देखें तो क्या हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी आपको रेस्ट में नहीं मिलेगा ना इस तरह, लेकिन अपनी समझ के लिए लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन से जाके ये रेडिएशन टकराती, तो मैं इस टारगेटिंग एलिमेंट की जगह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखता हूं, फिर इसको देखते हैं, फिर आपको इजीली ये समझ आ जाए। अच्छा, तो सबसे पहले क्या कॉम्पटन इफेक्ट होगा, क्या कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें एक फॉलिंग फोटॉन किसी भी टारगेटिंग मेटल या टारगेटिंग जो मटेरियल है उसे स्ट्राइक करता है और स्कैटर्ड हो जाता है, बट स्कैटर्ड फोटॉन और इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ में डिफरेंस आ जाता है। जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फोटॉन होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, और इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ कम होती है एज कंपेयर टू स्कैटर्ड। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ये कॉम्पटन शिफ्ट हम ऑब्जर्व करते हैं या कॉम्पटन शिफ्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। लेकिन शॉर्टकट इसको कैसे देखें, लेट्स सपोज ये है सोर्स एक्स-रे, एक्स-रे का ये सोर्स है, यहां से आपने एक एक्स-रे फोटॉन फॉल करवाना है, ये आगे एक्स-रे फोटॉन जिसकी एनर्जी कितनी है hf नॉट, और hf नॉट है तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी लैम्डा नॉट, और ये जाकर टकराती है, लेट्स सपोज ये है टारगेटिंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अभी किस में है, रेस्ट में, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो ग्रेफाइट में। ठीक है, तो यहां में क्या, तो क्या फोटॉन जाके एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, तो मैं सिर्फ एक सिंगल सिंपलेस्ट केस ले लेता हूं, ये फोटॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इससे ये क्या करेगा स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट में, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, इट मींस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं। अब क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन जितनी फ्रीक्वेंसी से ये स्ट्राइक करेगा इतनी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा, और जो रेडिएशन यहां से निकलेगी वो भी इतनी फ्रीक्वेंसी सेम है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ कि ये जो ही आग लाइट से स्ट्राइक करती है तो ये इलेक्ट्रॉन खुद ही किसी इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है विद वेलोसिटी v, बात समझ रहे, और बजाय इसके कि ये फोटॉन इस डायरेक्शन में जाए अपनी ओरिजिन में, ये भी किसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है स्कैटर्ड लाइक दिस, और ये ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ थीटा डिग्री पे स्कैटर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कुछ फाई, और ये जो स्कैटर्ड फोटॉन है ये आगे हमारे पास स्कैटर्ड भी, स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा प्राइम, और ये लैम्डा प्राइम इस लैम्डा नॉट से
बहुत लार्जर देगी। हालांकि क्लासिकल तो ऐसा नहीं कहती, क्लासिकल कहती है कि ये एक्सेलरेट करेगा, इतनी ही वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी, लेकिन ऐसा होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अब मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है? फोटॉन के पास एनर्जी है hf0, ये जब इलेक्ट्रॉन से ट्राई करेगी इसने कुछ एनर्जी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया विद वेलोसिटी v along n डायरेक्शन, psi विद हॉरिजॉन्टल। और कुछ एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दी तो जो रिकॉइलिंग फोटॉन होगा, जो आप इस टारगेटिंग एलिमेंट से बाहर आ रहे हो, ये रिकॉइलिंग फोटॉन, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ, ऑब्वियसली कम होगी ना। कुछ एनर्जी इसने इलेक्ट्रॉन को दे दी तो ज्यादा कैसे होगी? इसकी एनर्जी कम होगी। लाइक इसके पास 10 जूल एनर्जी थी, उसमें से 4 जूल इसने दे दी इसको इलेक्ट्रॉन को, बाकी में 6 जूल। अब जो ये रिकॉइलिंग फोटॉन है, जो आप टारगेटिंग एलिमेंट से बाहर आ रहे हैं, या ये जो स्कैटर्ड फोटॉन है, इसकी एनर्जी क्या होगी? कम। अब अगर इसकी एनर्जी कम होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जानी चाहिए? ज्यादा। तो ये इस वेवलेंथ से बाहर आएगा और इसके पास एनर्जी अभी कितनी होगी? hc/λ'। और इसके पास एनर्जी कितनी है? hc/λ0, where λ0 is very less than λ'। तो इट मींस λ0 अगर लेस है तो एनर्जी हायर है इसकी, और ये λ' ग्रेटर है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। क्यों कम? क्योंकि इसने कुछ एनर्जी इसको दे। अब इन दोनों इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ के दरमियान डिफरेंस देखा गया। इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉम्पटेंट शिफ्ट। क्या? डिफरेंस बिटवीन स्कैटर्ड वेवलेंथ टू इंसिडेंट वेवलेंथ इज इक्वल टू del lambda, which is known as कॉम्पटेंट शिफ्ट। कॉम्पटेंट शिफ्ट प्रोड्यूस हो गया। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि सेम वेव फ्रंट वाले निकलेंगी वेव्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डिफरेंट एनर्जी वाली वेव्स। क्लियर है? और ये डेल लैम्डा, ये डेरिवेशन पूरी है, लेकिन आपकी बुक में चूंकि नहीं है, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लॉज अप्लाई करके ये पूरी डेरिवेशन करते हैं। लेकिन ये डेरिवेशन हमारे पास का फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है? h/m0c into 1 minus cos of theta। ठीक है, ये आ गई h/m0c जो है, h/m0c ये सारी कांस्टेंट है, मैथ्स की कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट की कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। सारी कांस्टेंट की वैल्यू आप यहां पुट करो तो आपके पास आंसर आता है 2.4 into 10 raised power minus 12 मीटर। क्लियर? अब अगर ये इसका आंसर मीटर में आ रहा है तो इसका मतलब है ये फिर क्या चीज है? वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो ये भी मीटर में आ रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं वेवलेंथ को शो करेगा। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट वेवलेंथ। और ये कांस्टेंट, इसका आंसर कांस्टेंट। तो इट मींस कांस्टेंट शिफ्ट फिर किसके इक्वल हो जाएगा? कांस्टेंट वेवलेंथ इनटू 1 माइनस cos। तो फिर हम कांस्टेंट शिफ्ट को कैसे लिखें? कि कांस्टेंट शिफ्ट इज इक्वल टू ये h/m0c, इसको मैं कह देता हूं कोई के कांस्टेंट वेवलेंथ इनटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो कांस्टेंट शिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो कांस्टेंट शिफ्ट सोर्स ऑफ इंसिडेंट फोटॉन पे डिपेंड करता है? कांस्टेंट शिफ्ट जो वेवलेंथ में डिफरेंस आता है वो सोर्स पे डिपेंड करेगा? इंसिडेंट फोटॉन का जो सोर्स है ये इंसिडेंट फोटॉन पे डिपेंड करेगा? तो आंसर है नो, सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पे, कि कितनी एंगल पे जो स्कैटर्ड फोटॉन है वो स्कैटर्ड। अगर वो लेस एंगल पे स्कैटर्ड हुआ तो वेव शिफ्ट कम आएगी, अगर वो लार्जर एंगल पे स्कैटर्ड हुआ तो वेव शिफ्ट ज्यादा। अब इसको इस तरह समझो, सपोज करो कि आपको अगर टीचर थप्पड़ लगाता है तो आप थोड़ा सा मुंह साइड पे करेंगे, थोड़े से आपके सिर्फ कानों को टच हो जाए हाथ, तो आपको कितनी एनर्जी या कितना मोमेंटम मिलेगा? कम। लेकिन जो सपोज करो जिस मोमेंटम से, जिस एनर्जी से हाथ आया उसमें से थोड़ी सी एनर्जी आपको मिली तो बाकी एनर्जी तो आपके पास रही ना। थोड़ी सी एनर्जी अगर आपको मिली तो वेवलेंथ में कितनी चेंजिंग आएगी? लेस, तो चेंज फिर कम। लेकिन अगर आप हाथ आपके मुंह पे टच हो जाए तो फिर एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर आपको, तो वेवलेंथ में थोड़ी ज्यादा इंक्रीज है।
लेकिन अगर पूरा थप्पड़ लग जाए तो मैक्सिमम एनर्जी चेंज हो जाए। कि पहले मैक्सिमम एनर्जी से ही आता आया और वो मैक्सिमम एनर्जी आपको देखिए अब आपके पास कितनी एनर्जी है, कम, तो वेवलेंथ बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज आप इस तरह देख लो कि अगर एक बाल है, बाल को हम यहां से बाल पे मारें तो बाल चूंकि बहुत रिजिड है तो बाल किधर वापस आएगी, बैक। तो अगर बाल 100% बाउंस बैक हो गई है तो इसका मतलब है एनर्जी में चेंजिंग फिर कितनी आएगी, मैक्सिमम। कितनी चेंजिंग आएगी, मैक्सिमम। सेम यहां भी हैपन होता है। देखो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ये फोटॉन आ रहा है और ये अगर इलेक्ट्रॉन को बीच में से मैं हटा दूं तो ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक ही नहीं करेगा, सीधा आगे जाएगा। तो इसका मतलब है ये आगे इंसिडेंट फोटॉन लैम्डा नॉट, ये आगे स्कैटर्ड फोटॉन, इसकी वेवलेंथ पे कितनी होनी चाहिए, लैम्डा नॉट ही होनी चाहिए, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसने अपनी एनर्जी किसी को दी नहीं, तो ये स्कैटर्ड भी लैम्डा नॉट। तो इट मींस अभी एंगल कितना बना, थीटा इज इक्वल टू 0, कि जिस डायरेक्शन में फोटॉन जा रहा है उसी में जा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे शिफ्ट कितना प्रोड्यूस होगा, 0। कि जितनी वेवलेंथ है फोटॉन के इतनी ही वेवलेंथ आगे की, तो फिर शिफ्ट कितना आया, 0। तो अगर यहां 0 पुट करो cos 0 क्या आएगा, 1, 1 - 1 आंसर क्या आएगा, 0। तो फेज शिफ्ट होगा 0 एट थीटा इज इक्वल टू, मीन कि जब थीटा 0 होगा उस वक्त कोई फेज शिफ्ट कोई कांस्टेंट शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फोटॉन ने किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड ही नहीं किया, अपनी एनर्जी किसी को दी नहीं, तो सेम एनर्जी और सेम फ्रीक्वेंसी से आगे जा रहे हैं। अब अगर लेट्स सपोज के ये फोटॉन आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन से जस्ट थोड़ा सा टच किया और ये इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया, ओरिजिनल से कुछ थोड़ा सा लेट्स सपोज 30 डिग्री, तो काउंटिंग शिफ्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन लेस प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि इसने एनर्जी दी थोड़ी सी। अगर अब एक और फोटॉन आ रहा है यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन से टकरा के ये 90 डिग्री पे यूं ऊपर स्कैटर्ड हो गया, आप काउंटिंग शिफ्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, कंसीडरेबल, क्योंकि 90 डिग्री पे गया तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने दी। तो 90 पे देखो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 cos 90 0 हो जाएगा, तो इस वक्त काउंटिंग शिफ्ट किसके इक्वल हो जाएगा, काउंटिंग वेवलेंथ इज इक्वल टू m नॉट c, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, मेन वैल्यू का ओरिजिनल वैल्यू क्या है और ये कांस्टेंट है इस वक्त काउंटिंग शिफ्ट काउंटिंग वेवलेंथ जितना आ जाए। क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि ये फोटॉन यहां से आया और ये इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकराने के बाद बाउंस बैक हो गया, आप बताओ कि काउंटिंग शिफ्ट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। कि आप बिल्कुल हेड ऑन को ले लीजिए, समझ हेड ऑन को ले इनका मतलब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हुई है और फोटॉन बाउंस बैक है। तो मैक्सिमम एनर्जी देने के बाद अगर वापस जा रहे तो अब उसके पास एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम। एनर्जी मिनिमम होने का मतलब उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम। तो ओरिजिनल से फिर मैक्सिमम ये ज्यादा होगा, तो शिफ्ट भी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो डिफरेंस में कैसे मैक्सिमम हो जाएगा, डेल लैम्डा इज इक्वल टू cos यहां कितना आ जाएगा, वापस आ रही है बाउंस बैक, जाते हुए इधर जा रही थी और टकराने के बाद वापस इधर आ रही है, तो इनके बीच में कितना बन रहा है, 180। तो cos 180 कितना होता है, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो डबल ऑफ इट्स काउंटेंट वेवलेंथ, मीन के जो 90 पे फेज शिफ्ट जनरेट हुआ उससे डबल अब बन रहे जब जो हमारे पास फोटॉन है बिल्कुल 100% बाउंस बैक आ रहे। क्यों, क्योंकि हेड ऑन को लेने की वजह से मैक्सिमम एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए इसकी वेवलेंथ में मैक्सिमम इंक्रीमेंट आई, तो काउंटिंग शिफ्ट भी क्या होगा, मैक्सिमम। बात समझ रहे ना। और किसी भी इंटरमीडिएट एंगल पे अगर आपको वैल्यू दी जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक और चीज आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, चूंकि काउंटिंग वेवलेंथ क्या है, डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एंड इंसिडेंट फोटॉन। और अगर ओरिजिनल फॉर्म में हम लिखें तो ये इस तरह का आएगा रिलेशन, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h by m नॉट c into 1 minus cos ऑफ थीटा। अब इसमें से आपको एमसीक्यूज जो शॉर्ट मतलब एमसीक्यूज टाइप पूछे जा सकते हैं कि किस एंगल पे काउंटिंग शिफ्ट मैक्सिमम होगा
किस एंगल पे मिनिमम होगा, या शार्ट में ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम क्यों है या मिनिमम क्यों है, तो आपको लॉजिक का पता होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि अगर आपको दिया हो कि अगर स्कैटर्ड फोटॉन किसी थीटा इज इक्वल टू 30 पे स्कैटर्ड हो रहा है और फाइनल फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो भी आपको कुछ दी हुई हो, लाइक 500 नैनोमीटर है, तो स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ बताओ, तो आप थीटा की वैल्यू और लैम्डा नॉट की वैल्यू यहां पुट करके लैम्डा बनाए निकाल सकते, क्योंकि ये सारा वेक्टर तो क्या है, कांस्टेंट है, सारी वैल्यू ना हो। इसी तरह अगर आपको स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ दी हो और थीटा दिया हो, तो इंसिडेंट फोटॉन की आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों दी हूं क्या कॉम्पटन शिफ्ट, लेट सपोज आपके पास प्रोड्यूस होता है 10 रेज़ पावर माइनस 12 मीटर, तो निकालो कितने एंगल पे वो स्कैटर्ड फोटॉन जा रहा है, तो कॉम्पटन शिफ्ट अगर आपको दिया है ये तो कांस्टेंट, आप यहां से थीटा निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो पॉसिबल आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी तरह के एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या विजिबल रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन से हम कॉम्पटन शिफ्ट को रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, तो आंसर है नो, क्योंकि उनकी एनर्जी एनफ नहीं होती। ठीक है, ये बात याद रखें। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हम इंफ्रारेड या विजिबल से कर सकते हैं? तो यस, ठीक है, कर सकते हैं। और इसी तरह आगे जो हम पेयर प्रोडक्शन पढ़ेंगे वो इससे भी हाई वेव रेडिएशन हमें चाहिए एनर्जी वाली, तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।